नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर साहिल कपूर, जो कि हेड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड से। और आज हम चर्चा करेंगे डीएसपी मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड के बारे में। साहिल नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस फंड के बारे में तमाम डिटेल्स तो समझेंगे ही। पहली चीज़ तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि मल्टी एसेट तो ज़्यादातर व्यूअर्स को समझ में आता है, बट ओमनी फंड ऑफ फंड जब हम इसे बोलते हैं तो एक ऐसा कैटेगरी ऑफ फंड है, क्या अप्रोच हाउस की रहती है और क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप लेकर चलते हैं, इन सब बारीकियों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले क्विक व्यू आपका मार्केट्स पर, बाजार के मूड माहौल को कैसे देख रहे हैं इस समय, कंसीडरिंग जो भी ग्लोबल फ्रंट पे डेवलपमेंट हो रही हैं। टैरिफ को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है, कभी 50 से घटाकर 10 होता है, फिर 10 से बढ़ाकर 15 होता है, तो काफ़ी कंफ्यूजन ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के मन में है, जो कि मार्केट्स में प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्लेक्ट भी हो रही है। आप कैसे देखते हैं बाजार को इस समय इन तमाम ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच में? तो नमस्कार दीपाली जी, मेरे ख्याल से नॉइज वैल्यू बहुत ज्यादा है मार्केट में, बहुत न्यूज आ रही है जैसे आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आप मार्केट का रुख देखेंगे ट्रेंड, तो ट्रेंड कुछ ज्यादा नहीं है मार्केट में। पिछले 1.5 या 2 साल के रिटर्न्स भी फ्लैट है। और अगर आप पिछले कुछ महीनों का मूवमेंट भी देखेंगे तो बाजार में फ्लक्चुएशन जरूर हुआ है ऊपर नीचे, बट नेट प्राइस चेंज कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से बाजार इस समय लिस्टलेस है। सेकेंडली आप बोल सकते हैं कि वो पिछले 1.5 से 2 साल की कंसोलिडेशन के थ्रू जा रहा है, जहां पे वैल्यूएशन जो है अभी भी बाजार में ज्यादा है। अगर आप लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप देखेंगे तो मिड एंड स्मॉल कैप पर्टिकुलरली कैटेगरी में इंडिया में वैल्यूएशन अभी भी कम नहीं हुए हैं, और अर्निंग्स ग्रोथ वो भी अभी स्लो है। तो मुझे लगता है कि बाजार के पास बहुत सारे रीजंस नहीं है बहुत तेजी से ऊपर जाने के लिए, जिसकी वजह से इट इज फाइंडिंग इट हार्ड। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगर वैल्यूएशंस नीचे आ जाती हैं, जब मार्केट एक करेक्शन अगर लेता है, तो इन्वेस्टर्स के लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बट अपसाइड मार्केट का इस समय कैप नजर आ रहा है। अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी महंगे लग रहे हैं? ऑलरेडी हम तो काफ़ी करेक्शन देख चुके हैं इस पूरे ही स्पेस में। मतलब आप स्टॉक्स उठा के देखिए, 50, 60, 70% तक नीचे हैं अपने प्रीवियस हाइज से। जी, तो अगर आप लगातार लास्ट 1 या 2 साल का डेटा देखेंगे तो ये सही है कि काफी सारे स्मॉल कैप या माइक्रो कैप स्टॉक्स में 50% से ज्यादा भी करेक्शन आई है। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि करेक्शन बहुत डीप नहीं है। तो जब भी मार्केट रैली करता है या फॉल करता है, तो हमेशा आपको ये दिखेगा कि कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी करेक्शन लेते हैं। लेकिन अभी भी वैल्यूएशंस पे अगर आप देखेंगे तो लेट्स से अगर स्टॉक नंबर 101 से स्टॉक नंबर 500 देखते हैं बाय मार्केट कैप, तो ये 400 स्टॉक्स होते हैं। इनका जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है वो आज भी कुछ 36 या 37 टाइम्स पे है ना। अगर आप 2007 की पीक देखेंगे तो उसका पीक 20 टाइम्स पे था, और 2018 की जो मिड एंड स्मॉल कैप रैली थी तब इनका पीक 29 टाइम्स पे था, 29 टाइम पे। तो अभी 2024 में 46 टाइम्स का पीक करके आए, बट अभी भी ये 37 टाइम्स पे है, जो कि सस्ता मल्टीपल नहीं है। तो करेक्शन जरूर हुआ है 46 से 37, बट 37 अपने आप में एक बहुत सस्ता मल्टीपल नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी इनको शायद और समय लगेगा, शायद कंसोलिडेशन या करेक्शन, जिसका पता लगाना मुश्किल है। बट अभी भी ब्रॉडली ये स्टॉक सस्ते नहीं। ओके, तो ब्रॉडली स्टॉक्स अभी भी वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट नहीं है। अच्छा, क्विकली एक व्यू आपका अर्निंग्स पर भी। इस बार का अर्निंग्स सीजन आपको कैसा लगा? कैसी लगी आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री अलग अलग सेक्टर्स की तरफ से? और अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो कुछ इंडिकेशन मिल पाया क्या कि कब से अर्निंग ग्रोथ आना शुरू होगी? दीपाली जी, अगर ब्रॉडली देखेंगे, अगर टॉप 500 स्टॉक्स देखेंगे जो कि मीट ऑफ द मार्केट है, वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ तकरीबन 10 से 12% रही है। ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है पिछले क्वार्टर से, क्योंकि हमारे कम से कम 4 से 5 क्वार्टर से अर्निंग ग्रोथ 10% या उसके नीचे आ रही थी, तो स्लाइट इंप्रूवमेंट है। और ये लेबर कोड की एक्सेप्शन को देखने के बाद है। लेकिन इसमें से जैसे ही आप एक्सेप्शनल आइटम रिमूव करते हैं, जैसे कि ओएमसीज और फर्टिलाइजर कंपनीज, तो पैट ग्रोथ वही 10 से 12% की विसिनिटी में नजर आती है। तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है ग्रोथ का, बट यस देयर इज सम अपटिक, कुछ इंप्रूवमेंट हमने देखी है। खासकर सेक्टर्स जहां पे जीएसटी इंपैक्ट है, जैसे कि ऑटो, वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है नंबर्स में, जिसकी वजह से नंबर्स काफी इंप्रूव हुए हैं कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स फॉर ऑटो सेक्टर। लेकिन क्या ये कंटिन्यूस ट्रेंड है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ अभी भी 10% के नीचे है और पैट मार्जिन्स ऑल टाइम हाई पे हैं। तो मार्जिन्स अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाले और सेल्स ग्रोथ 8 से 10% रहने वाला है,
तो प्रॉफिट ग्रोथ कुछ बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें नेक्स्ट 2 या 3 क्वार्टर को देखना पड़ेगा कि क्या ये प्रॉफिट ग्रोथ वापस 15 से 20% की रेंज में जा सकता है, जिसके लिए आज मार्केट का वैल्यूएशन मल्टीपल जस्टिफाइड होगा, बट वहां पे अभी तक प्रॉफिट ग्रोथ नहीं पहुंचा। ओके, तो ये व्यू रहा अर्निंग्स पर। इस बार कैसी अर्निंग्स आई हैं, क्या टिक्की टेक अवेज रहे इस बार के अर्निंग सीजन से। लेकिन चलिए अब वो शो को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं डीएसपी मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड की। तो पहले तो साहिल आपसे ये समझना चाहेंगे कि मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड किस तरीके का ये फंड है, क्या इसके की हाइलाइट्स हैं, बताइए। जी, सो पहले तो इसका एक स्पेसिफिक जो डिफरेंस है, जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो एक्टिव फंड्स रहते हैं उनसे ये फर्क अलग कैसे है। पहला तो ये एक फंड ऑफ फंड है, तो ये केवल म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स, इन 3 जगह पे ही निवेश कर सकता है। ये डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग या सिक्योरिटीज नहीं खरीद सकता, क्योंकि एक फंड ऑफ फंड है। और जो ओमनी है, वो नाम का क्या मतलब है कि ये बोथ एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के फंड्स खरीद सकता है, चाहे वो ईटीएफ्स, इंडेक्स फंड्स हो या एक्टिव म्यूचुअल फंड हो, ये खरीद सकता है। तो ये इसकी एक स्पेशल कैटेगरी, अलग कैटेगरी है, जो कि पिछले सर्कुलर के बाद इट केम इनटू बीइंग, और ये इस मल्टी एसेट से इस तरह से अलग रहता है। और जो पर्टिकुलर मल्टी एसेट ओमनी हम बात करें कैटेगरी की, ये केवल एक डोमेस्टिक कैटेगरी है, इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग अलाउड नहीं है। सो डोमेस्टिक इक्विटी, बॉन्ड्स और गोल्ड एंड सिल्वर, यही इसकी परव्यू है जहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी इनफैक्ट इसके कॉम्पोजिशन को मैं आपसे समझूंगी। आपने हालांकि एक ब्रॉडर पिक्चर बताई कि कैसी रहेगी इस फंड की। अब क्योंकि एनएफओ अभी ओपन हुआ था, रिसेंटली क्लोज हुआ है, तो कंसीडरिंग करंट मार्केट में इस तरीके के फंड को लाने के पीछे का आपका लॉजिक, क्राइटेरिया क्या है, या फिर क्या रेलेवेंस है इस तरीके के मार्केट में? दीपाली जी, अगर आप देखेंगे जो भी आज निवेशक है, जब वो बाजार में आता है, उसके पास अगर नया पैसा है निवेश करने के लिए, तो उसको बहुत सारे सवाल रहते हैं कि कौन से फंड खरीदें, स्टॉक्स खरीदें, बॉन्ड्स खरीदें, गोल्ड सिल्वर खरीदें। और अगर स्टॉक्स भी खरीदने हैं तो कौन से स्टॉक्स खरीदने, मिड कैप, लार्ज कैप। और अभी क्वेश्चंस बने कि आईटी खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। और कोई भी निवेशक ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक ही तरह के फंड से, एक ही तरह की एएमसी में इन्वेस्ट करता हो। सो अलग अलग एसेट क्लास, अलग अलग एएमसी से बहुत सारी चॉइसेस बन जाती हैं, जो जनरली इन्वेस्टर के लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो ये जो ऑफरिंग है डीएसपी मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड, इसमें क्या यूनिकनेस है? पहला तो ना ही आपको तीनों एसेट क्लास की कवरेज दे रहा है, इक्विटी, बॉन्ड्स और गोल्ड एंड सिल्वर। दूसरा, ये डीएसपी और नॉन डीएसपी दोनों तरह के एक्टिव फंड्स आपको देगा। इसका मतलब एक ही फंड के अंदर आपको बहुत सारे एएमसीज का एक्सपोजर मिलेगा, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो आसान हो जाएगी और आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा। तो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे स्मार्ट स्टॉक पिकर हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी यूज करके और हमारी एसेट एलोकेशन कैपेबिलिटी यूज करके इन्वेस्टर को एक अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा। और सेकेंडली, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टी एसेट का स्ट्रक्चर। तो अगर कोई भी निवेशक अपनी किसी भी एसेट में, जैसे आप समझिए लास्ट 1 साल में एक निवेशक ने गोल्ड या सिल्वर में निवेश किया और उसने 100% प्रॉफिट बनाया, क्योंकि एसेट काफी ऊपर मूव हुए। जैसे ही वो इन एसेट में अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उनको तकरीबन 40% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जब भी किसी एसेट में या फंड कैटेगरी में प्रॉफिट बुक करता है, वो 100% गेन्स उसके एनएवी में आते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर के अंदर है। इसलिए निवेशक के लिए ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके किस तरीके से एलोकेशन आपका है इस फंड के थ्रू, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपने बताया कि एक्टिव फंड्स भी हैं, पैसिव फंड्स भी होंगे, ईटीएफ्स भी इसमें रहेंगे। तो एग्जैक्टली कॉम्पोजिशन अगर हम रेशियो वाइज डिफाइन करना चाहें, तो किस तरीके का एसेट एलोकेशन आप कर रहे हैं इन बिटवीन इक्विटी, डेट, या फिर कमोडिटीज में भी एक्सपोजर है क्या? जी, हमारा जो एक्सपोजर है एट द बिगिनिंग, अगर मैं आपको बोलूं, जब डे 1 होगा, तो तकरीबन 45% इक्विटी में रहेगा, 45% बॉन्ड्स में रहेगा और 10% गोल्ड में रहेगा। तो ये डे 1 का एक्सपोजर है, बट ये डायनेमिकली चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे कुछ एसेट सस्ते होंगे और कुछ महंगे होंगे, तो इसका जो एलोकेशन है वो परसेंटेज चेंज होता रहेगा। बेयर मिनिमम किसी भी समय इसके पास 25% इक्विटी, 15% बॉन्ड्स और 10% गोल्ड हमेशा रहेगा। वो इसकी कोर एलोकेशन है, तकरीबन 50%। और जो बाकी 50% है वो अपॉर्चुनिस्टिकली चेंज होती रहेगी। जब हमें लगता है कि
गोल्ड या स्टॉक सस्ते हैं, एक मॉडल के थ्रू हम एक क्वांटिटेटिव मॉडल रन करते हैं जो हमें बताएगा कि कहाँ पे एलोकेशन होनी चाहिए, तो हम वो एलोकेट कर पाएंगे। और फाइनल कॉल फंड मैनेजर का रहेगा कि कितनी एलोकेशन उस सेगमेंट को देनी है। तो ब्रॉडली अगर मैं आपको बोलूं तो 25% से 75% इक्विटी इस फंड की रेंज है इक्विटी की। बॉन्ड्स की रेंज है 15 से 50% और कमोडिटीज की 10 से 50%। तो ये रेंजेस में ये एलोकेशन प्ले आउट। ओके ओके। हालांकि अभी टू बिगिन विद जैसे आपने बताया इक्विटी बॉन्ड्स और गोल्ड का कॉम्पोजिशन में 10% गोल्ड है, 40-45% ईच इक्विटी और बॉन्ड या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं, वहां पर आपका एलोकेशन रहेगा, बट रेंज वैरायटी रह सकती है। अच्छा, अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करें, एग्जिस्टिंग 45% आपने कहा टू बिगिन विद रहेगा, हालांकि यहाँ पर बैंडविड्थ 75% तक की रह सकती है। अगर मैं सबसे पहले इसी थीम पर फोकस करूँ तो यहाँ पर प्लेसमेंट किस तरीके की होगी? क्या इसमें एक्टिव फंड्स भी होंगे, पैसिव फंड्स भी होंगे, सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स भी होंगे क्या? और अगर हाँ तो कुछ आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे आप, किन एक्टिव पैसिव या फिर सेक्टोरल फंड्स को पिक करेंगे, क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी रहेगी? जी, सो हमारे पास इसका एक मॉडल है जो हमें ये बताएगा कि हमें कौन से एक्टिव फंड्स पिक करने हैं। वो हमें गाइड करेगा कि किस तरह के मैनेजर जो हैं वो इस समय हमारी स्ट्रैटेजी को सूट करते हैं, और वहां पे एक्टिव फंड्स की एलोकेशन रहेगी तकरीबन 25%। जो अगर आप पूरा 100 रुपए का AUM देखेंगे तो 100% में से 25% जो है वो एक्टिव इक्विटी AUM रहने वाला है, जो हम एक्टिव मैनेजर्स को एलोकेट करेंगे। दूसरा, कुछ सेक्टर्स जहां पे हमें लगता है अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो हमारा प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी और नॉन लिनियरिटी, जहां पे हमें लगता है कि खोने के लिए, नुकसान होने के लिए कम है और प्रॉफिटेबिलिटी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वहां पे हम निवेश ज्यादा करेंगे। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हमारा रुझान पॉजिटिव है, जैसे कि इस समय IT, FMCG, प्राइवेट बैंक्स, तो वहां पे जो है ये ओवरवेट रहेगा सेक्टर्स, जनरली बाय द यूज ऑफ थीमेटिक फंड्स या फिर ETFs और इंडेक्स फंड्स। तो इनिशियली आप देखेंगे कोर एलोकेशन जो मैंने बताया 25% वो एक्टिव मैनेजर्स को दिया जाएगा, एक्टिव इक्विटी फंड्स को, और बाकी जो सेक्टर जहां पे हमें लगता है कि एलोकेशन बढ़ाना चाहिए वहां पे हम ETF या थीमेटिक फंड्स का यूज करेंगे। अब हम अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से इस फंड की रेलेवेंस या इस फंड की इंपॉर्टेंस को समझें तो किस तरीके, मतलब आप रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से इसे कहाँ प्लेस करेंगे? मार्केट में जब नर्वसनेस हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, तब ये फंड कैसा परफॉर्म कर सकता है? जब डायरेक्शनलेस मार्केट दिखाई दे तब कैसा परफॉर्म कर सकता है? फिर क्या USP इस फंड की रहेंगी? दीपाली जी, जो मल्टी एसेट एलोकेशन जो एक स्ट्रक्चर है उसका सबसे बड़ा यूज केस क्या है कि ये थोड़ा कम वॉलेटाइल रहता है सिंगल एसेट फंड से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मिक्स ऑफ एसेट्स है उसकी वजह से हर समय पोर्टफोलियो में ऐसा कोई ना कोई एसेट होता है जो अच्छा नहीं कर रहा होता, और कोई ना कोई एसेट है जो बहुत अच्छा कर रहा होता है। जो उनकी मिक्स होने की वजह से इसका जो जर्नी है वो थोड़ा स्मूथ रहता है। तो इसीलिए इन्वेस्टर जो हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, हम गलती कब करते हैं? जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाता है। तो मार्केट जब बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाता है तो या तो हम ऊपर के प्राइसेस में काफी निवेश कर देते हैं, और अगर वो बहुत तेजी से गिरता है तो हम एग्जिट कर देते हैं फियर की वजह से। तो मल्टी एसेट स्ट्रक्चर क्या करता है? फ्लक्चुएशंस को कम करता है, तो चांसेस ऑफ मेकिंग एन एरर, वो गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो अगर आप इसकी प्लेसमेंट करना चाहेंगे तो मुझे लगता है जो निवेशक सच में लंबे समय तक बाजार में बने रहना चाहते हैं और कंपाउंडिंग फॉर्मूला में टाइम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, समय देना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को, उनके लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। जो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए या फिर सिर्फ टैक्टिकल एलोकेशन के लिए करना चाहते हैं, शायद ये कैटेगरी उनके लिए नहीं है। ये कैटेगरी प्योरली उनके लिए जो मिक्स ऑफ एसेट्स, हर तरह के एसेट्स में निवेश करना चाहते हैं और लंबे समय तक बना रहना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी कैटेगरी है। ओके, चलिए रुक रहे हैं एक साथ, एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो इस फंड से जुड़ी हुई कुछ और बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे। साहिल हमारे साथ बने हुए हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज हम बातचीत कर रहे हैं DSP मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड की, और इसी पर चर्चा करने के लिए साहिल कपूर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो कि हेड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट हैं DSP म्यूचुअल फंड से। अच्छा साहिल, एक चीज़ तो समझ में आई, जो भी आपने ब्रेक में जाने से पहले जो बात कही कि मार्केट मूड कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पर बैंडविड्थ रहेगी कि आप किस एसेट क्लास में कितना एक्सपोजर लेना चाहते हैं, और शायद वॉलेटाइल मार्केट में हेल्प करेगा। तो कि यानी मानकर चलें कि अगर वॉलेटिलिटी अपने चरम पर है,
उस समय में अगर आपको इक्विटी एक्सपोजर कट करके डेट की तरफ या फिर कमोडिटीज़ की तरफ एक्सपोजर ज़्यादा झुकाव उस तरफ रखना है, तो वो बैंडविथ आपके पास रहेगी जो कि मदद करेगी वॉलेटिलिटी को मैनेज करने में भी और रिटर्न्स को भी मैनेज करने में। जी दीपाली, तो अब हमने देखा है कि हर एसेट क्लास की कोई ना कोई साइकिल रहती है। कभी इक्विटीज बहुत अच्छा करते हैं और जैसे आपने देखा गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया पिछले 5 साल में। और ऐसे ही डेट जो है अभी सबड्यूड है काफी सालों से। अगर आप डेट मार्केट देखेंगी तो 5 ईयर का जो CAGR रिटर्न है डेट का इस समय बॉटम 10 परसेंटाइल में है। मतलब इतना कम लॉन्ग ड्यूरेशन रिटर्न कभी इंडिया में नहीं हुआ है। तो टाइम टू टाइम ये साइकिल्स आते रहते हैं और क्योंकि मल्टी एसेट के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपना एक्सपोजर कम या ज्यादा कर सकता है, तो उसके पास ज्यादा चांसेस हैं ये जो साइकिल्स को नेविगेट करने की, जिससे कि इन्वेस्टर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, फ्लेक्सिबल है, और प्लस इसमें क्योंकि 10% हर एसेट क्लास हमेशा रहने वाली है, ये आपको एक ऐसा मीडियम देता है इन्वेस्टमेंट का जहां पे आपके पास हर समय तीनों एसेट क्लासेस है, तो जिससे ये जानना कि कौन अच्छा करे या नहीं करेगा वो भी कम हो जाता है। तो जी, तो स्ट्रक्चर इसका हमेशा कंड्यूसिव रहता है। ओके अच्छा, जो आपने कहा कि आप एक्टिव या पैसिव फंड्स में करेंगे या ETFs में करेंगे, तो ये क्या नॉन DSP फंड्स होंगे या फिर इन हाउस फंड्स होंगे? तो दोनों का मिक्स रहेगा, जहाँ पे हम DSP और नॉन DSP फंड्स दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ जो मेजर नॉन DSP पार्ट आएगा वो आएगा एक्टिव इक्विटी सिलेक्शन। तो हमने स्ट्रक्चरली ऐसा सोचा है कि तकरीबन 2/3 जो भी हमारा एक्टिव इक्विटी एलोकेशन है वो नॉन DSP फंड्स में रहेगा स्ट्रक्चरली, जिससे हम इंडस्ट्री के सभी अच्छे फंड्स को इस मल्टी एसेट एलोकेशन का पार्ट बना सकें। ओके अच्छा, अब जो एसेट एलोकेशन परसेंटेज वाइज ये जो भी डिसीजन रहेंगे, इनको कब कब मॉनिटर किया जाएगा या फिर कब कब रिव्यू किया जाएगा? तो हम इसका रिव्यू जो है मंथली बेसिस पे करेंगे और रीबैलेंसिंग की फ्रीक्वेंसी तकरीबन क्वार्टरली रहेगी। हालांकि हमारा जो मॉडल है, जो हमारे फंड मैनेजर है, उनका थॉट प्रोसेस यही है कि हम रिव्यू बार बार करें बट एक्शंस कम लें, क्योंकि जितने ज्यादा एक्शंस लिए जाते हैं उतनी ट्रांजैक्शंस और एरर्स होते हैं। तो एक्शंस कम लिए जाएं, स्टेडी एलोकेशन रखा जाए, लेकिन ये जो रिव्यू और रीबैलेंस है मंथली और क्वार्टरली किया जाए। ओके और क्योंकि एक्सटर्नल फंड मैनेजर का भी सिलेक्शन रहेगा इस फंड के थ्रू, तो उसे आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे या फिर कैसे वो आपके पैरामीटर्स पर फिट बैठेगा, वहां पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सो हमने एक क्वांटिटेटिव मॉडल क्रिएट किया है जिसके 2 लेयर्स हैं। एक क्वांटिटेटिव मॉडल जो हमें नंबर्स के थ्रू ये बताता है कि कौन से फंड कंड्यूसिव है सिलेक्ट करने के लिए। तो इसमें हमने एक डिफरेंशिएटेड क्वांटिटेटिव मॉडल बनाया है जहाँ पे हमने ये पता किया है कि कौन से फंड मैनेजर्स अच्छा कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक इंटरनल टूल क्रिएट किया है जिसको बोलते हैं फंड मैनेजर NAV। तो वो हमें गाइड करेगा कि कहाँ पे हमारा रुझान रहना चाहिए। और उसकी सेकेंड लेयर है क्वालिटेटिव मॉडल, जहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऐसे हैं जो कि कुछ फंड्स को एलिमिनेट करेंगी बेस्ड ऑन देयर साइज और नंबर ऑफ स्टॉक्स और टर्नओवर और डाउन कैप्चर रेशियोज एक्सेट्रा। तो हमें गाइड कर पाएगा कि कौन से फंड्स की तरफ हमारा रुझान होना चाहिए और इसके बेसिस पे ही हम इसमें निवेश करेंगे। ओके और अगर कोई भी इन्वेस्टर इसमें एक्सपोजर लेता है तो आपके हिसाब से एटलीस्ट कितना टाइम होराइजन वो लेकर चले जब एक्सपोजर ले इसमें, और इसके साथ साथ टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या बाकी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होंगी? सो टैक्स के लिए मैं बताता हूँ आपको कि सभी फंड ऑफ फंड्स जो है उनको 2 साल के बाद LTCG बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि 12.5% है, और ये फंड को भी ऐसे ही बेनिफिट मिलेंगे। और दूसरी बात, किसी भी साइकिल को प्ले आउट होने में तकरीबन 3 से 5 साल लगते हैं। तो मुझे लगता है कि वो निवेशक जो इसमें निवेश कर रहे हैं वो तकरीबन 5 साल मिनिमम टाइम पीरियड के लिए इसमें निवेश करना चाहिए। और उससे पहले आई थिंक मल्टी एसेट एलोकेशन की साइकिल्स भी पूरी नहीं होती हैं, तो वो इसके लिए अच्छा समय नहीं होगा। तो 5 साल का होराइजन मुझे लगता है मिनिमम रखना चाहिए। ओके और जो इसमें एग्जिट लोड्स वगैरह हैं या मिनिमम इन्वेस्टमेंट हैं वो यूजुअल बाकी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है, राइट? जी, यूजुअल एग्जिट लोड नहीं रहेगा। आई थिंक इंडस्ट्री का एग्जिट लोड स्ट्रक्चर तो वैसे भी रिमूव हो रहा है, तो वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ओके और एक फाइनल क्वेश्चन और आपसे साहिल, अगर
एग्जिस्टिंग जो आपका एक्सपोजर रहेगा वो आपने क्लियरली बताया शुरुआत में ही, यहाँ पर आप डेट और इक्विटी का बैलेंस लेकर चल रहे हैं और कमोडिटीज़ का एक्सपोजर कम किया है। मैंने कमोडिटीज़ पर क्योंकि आपसे बातचीत नहीं की तो मैं क्विकली एक आउटलुक वहाँ लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा पास्ट में पिछले 6, 8, 9 महीने में स्पेशली ज़्यादा फंड हाउसेज में जहाँ जहाँ उनकी बैंडविड्थ अलाउ करती थी जिस कैटेगरी ऑफ फंड में, वहाँ पर इक्विटीज़ की तरफ एक्सपोजर जो यूजुअली हम 5-10% नॉर्मली बात करते हैं उससे बढ़ाकर 20% तक भी किया है। क्या आउटलुक है आपका इस समय कमोडिटीज़ पर? दीपाली जी, अगर आप थोड़ा पास देखेंगे तो डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन जो हमारा एक्टिव फंड है, वो शायद इंडस्ट्री में पहला फंड था जिसमें गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोजर काफी बड़े मायने पे ले गया था, वो भी 2023 से। तो हमने वो एक्सपोजर कंटिन्यू किया तकरीबन 2 से 2.5 साल। बट हमें अभी लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों जो है महंगे हो गए हैं। हमारे पास एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स है जो हमने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया है, जिसका टाइटल है हाउ टू वैल्यू गोल्ड एंड सिल्वर। तो हमें लगता है कि दोनों गोल्ड और सिल्वर में अपसाइड जो है वो थोड़ा लिमिटेड है अभी। तो इस समय पे हम गोल्ड और सिल्वर दोनों में अपनी पोजीशंस कर्टेल रख रहे हैं और रखेंगे जब तक उनके भाव कंड्यूसिव लेवल्स पे नहीं आते जहां पे वैल्यूएशन बिगिंस टू मेक सेंस। तो हमें ऐसा लगता है कि नया निवेश अगर करना है, चाहे वो गोल्ड या सिल्वर हो, ये सही समय नहीं है। तो हम मिनिमम एलोकेशन रखेंगे गोल्ड पे इस समय, शायद सिल्वर पे बहुत ही टोकन स्मॉल अमाउंट, बट ओवरवेट जाने का ये समय नहीं है। ओके, चलिए शुक्रिया साहिल आने के लिए शो में और इस फंड से जुड़ी तमाम बारीकियां सिंपल भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए, और किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके का एलोकेशन रहेगा, कैसे परफॉर्म करेगा ये फंड या क्या अप्रोच आपकी रहेगी, तमाम पर्सपेक्टिव से आपने अपने व्यूज़ रखे। थैंक यू सो मच। तो ये तो बात हुई डीएसपी मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड की, और जैसे आपको बताया भी साहिल ने कि ये एक ऐसा फंड रहेगा जहाँ पर इन्वेस्टमेंट इक्विटी, डेट, कमोडिटीज़ अक्रॉस ऑल एसेट्स रहेगी, लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट अप्रोच के साथ। डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं, लेकिन एक्टिव पैसिव फंड्स रहेंगे, ईटीएफ्स रहेंगे, बॉन्ड्स यहाँ पर रहेंगे, और उस हिसाब से वॉलेटाइल मार्केट में स्पेशली इस तरीके के फंड्स में अगर आप एक्सपोजर लेते हैं तो शायद ज़्यादा बेटर प्लेसमेंट पोर्टफोलियो की रहेगी। तो इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। फायदेमंद फंड्स में इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है। सिंधी से आवाज़ पर। नमस्कार।